विनोद, तुम विनोद हो? जी हाँ, मेरा नाम विनोद है। मगर आपको कैसे पता? अरे तू विनोद है, वही विनोद जो गांव में रहता था। मैं मोहन हूँ, तूने पहचाना नहीं? अरे वही मोहन जो तेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। क्या मोहन? मोहन वही मेरे स्कूल का पुराना दोस्त। कितना बदल गया तू। बड़े सालों बाद आज हमारा मिलन हुआ है। मुझे तो लगा हम कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, मुझे भी यही लगा था, लेकिन कभी कभी मुझे इन दिनों की बहुत याद आती है जब हम बचपन में साथ खेलते थे। हाँ, वो दिन जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। अब तो बस जिंदगी के नाम पर दिन कट रहे हैं। वैसे तुम बताओ, क्या चल रहा है और क्या कर रहे हो आजकल? सब बढ़िया चल रहा है। बस किसी काम के सिलसिले में यहाँ से गुजर रहा था और किस्मत से मुझे यहाँ तुम मिल गए। अच्छा, मैं भी यहाँ सब्जी लेने आया था और मैंने तुझे देखते ही पहचान लिया कि तू वही मेरे बचपन का दोस्त है। तुझे देखकर लगता है तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया विनोद। मुझे तुझसे तुम करके बात करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, ये तू क्या कह रहा है? हम तो आज भी दोस्त हैं। अच्छा ये बता, तेरा घर कहाँ है? बस यही है, आगे जाकर एक दुकान के पास। अच्छा चल ठीक है, मैं कल तेरे घर आऊंगा, तब आराम से बात करेंगे। अभी जरा मुझे काम से जाना है। क्या मेरे घर? मगर मोहन हिचकिचाता है और इससे पहले मोहन अपनी बात पूरी करे, विनोद वहाँ से चला जाता है। विनोद कल मेरे घर आएगा। मुझ जैसे गरीब के घर न जाने कल क्या होगा। वो तो बहुत अमीर हो गया है, मैं उसकी खातिरदारी कैसे करूँगा? घर जाकर मोहन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। क्या आपके दोस्त कल ही हमारे घर खाने पर आ रहे हैं? मगर आप तो जानते हैं हमारे घर के हालात कैसे हैं, तो फिर आपने उन्हें कैसे अपने घर बुला लिया? मैंने नहीं बुलाया, उसने खुद कहा यहाँ आने के लिए। अब जब वो आ ही रहे हैं तो हमें कल की तैयारियां करनी चाहिए। हाँ, जितना हो सकेगा उतने अच्छे से हम उनका स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल। तो फिर ऐसा करते हैं, आज जो आप सब्जियां लेकर आए हैं उन्हें हम मेहमानों के लिए रख देते हैं। इन्हें कल बना लेंगे और आज हम चटनी रोटी खा लेते हैं। इतने दिनों बाद तो घर में सब्जी आई हैं और इन्हें तुम कल के लिए रखवा रही हो? हाँ, एक दिन और चटनी रोटी खा लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगले दिन दोनों मेहमानों के आने की तैयारी में लग जाते हैं। घर की सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं और सारा अरेंजमेंट करते हैं। ए जी, दोपहर हो आई है, आपके मेहमान नहीं आए अब तक। वो आएंगे भी या नहीं? थोड़ा और इंतजार करो सुनीता, बस आते ही होंगे। कुछ देर बाद मोहन के घर के आगे एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से मोहन का दोस्त विनोद उतरता है और साथ में उसकी पत्नी भी होती है, जो महंगी सी साड़ी पहने हुए थी और कई सारे महंगे गहने भी पहने हुई थी। लो आ गया विनोद। विनोद अपनी पत्नी उर्मिला के साथ घर के अंदर एंट्री करता है, जहां मोहन और सुनीता उसका स्वागत करते हैं। आओ विनोद, आओ बैठो। तुम्हें घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। मोहन मेहमानों को खाट पर बिठाता है। क्या हम इस पर बैठेंगे? कोई बात नहीं, बैठ जाओ उर्मिला। थोड़ी देर बाद सुनीता मेहमानों के लिए स्टील के ग्लास में घड़े का पानी लेकर आती है। ये लीजिए पानी। ये क्या, स्टील के ग्लास? आपके पास कांच के ग्लास नहीं है क्या? और ये पानी तो चिल्ड भी नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा? चिल्ड मतलब ठंडा। उर्मिला का कहना है पानी ठंडा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, हमारे घड़े का पानी तो बहुत ठंडा रहता है। आप पीकर तो देखिए एक बार। क्या ये घड़े का पानी है? आपके पास फ्रिज भी नहीं है? नहीं, हमारे पास फ्रिज नहीं है, मगर घड़े का ये ठंडा पानी हमें फ्रिज की कमी नहीं होने देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छा तो विनोद, मैं खाना लगवा देता हूँ, अब आप दोनों खाना खा लीजिए। अरे रहने दो मोहन, खाने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सालों बाद मेरे घर आए हो, मैं तुम्हें बिना खाना खिलाए कैसे भेज सकता हूँ? भले ही मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं अपने घर आए अतिथि का उतना सत्कार करूंगा। अच्छा चलो ठीक है। मोहन जमीन पर चटाई बिछाता है। अरे रुकिए, केले के पत्ते मत बिछाइए, मैं पड़ोस से बर्तन ले आती हूँ मेहमानों के लिए। अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ। सुनीता जैसे ही घर के बाहर जाती है, विनोद उसे रोकता है। आप कहाँ जा रही हैं भाभी? दरअसल हमारे पास बर्तन नहीं है, हम तो केले के पत्तों पर खाना खाते हैं। मगर आप मेहमान हैं, इसलिए मैं पड़ोस से बर्तन लेने जा रही हूँ। क्या आपके घर में बर्तन भी नहीं है? ओह गॉड, कोई इतना गरीब भी हो सकता है क्या? उसकी जरूरत नहीं है भाभी जी, आप जैसा खाना खाते हैं आज हम भी वैसे ही खाना खाएंगे, केले के पत्तों पर।
लेकिन भाभी जी को तकलीफ हो सकती है। मैं उनके लिए बर्तन ले आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, वो भी मेरे साथ ऐसे ही खाना खाएगी। अच्छा ठीक है। सब लोग खाना खा लेते हैं। क्या मुझे टिश्यू पेपर मिलेगा? आप ये मत कहना कि आपके पास टिश्यू पेपर भी नहीं है। ए जी, टिश्यू पेपर क्या होता है? एक छोटा कागज का टुकड़ा होता है हाथ पोंछने के लिए। अच्छा, तो इन्हें हाथ पोंछना है। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं अभी लाती हूँ। सुनीता अपनी एक साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उर्मिला को हाथ पोंछने के लिए देती है। अरे ये क्या किया भाभी जी आपने? कोई बात नहीं, मेहमानों की जरूरत को पूरा करना हमारा फर्ज है। आज सच में बहुत मजा आया। वो पुराने दिन याद आ गए मोहन, कैसे हम बचपन में वही घड़े का ठंडा पानी पीते थे, माँ के हाथ की चूल्हे की बनी रोटियां खाते थे और खीर भी खाते थे। भाभी ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई थी। मुझे तो लगा था मुझ गरीब के घर तुम 2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकोगे, इतने बड़े जो हो गए हो। अरे बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, आज भी हम दोस्त हैं, ठीक है ना? अच्छा तो हम चलते हैं। आज के खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दोस्त कहा और अभी धन्यवाद भी? धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद विनोद और उर्मिला वहाँ से चले जाते हैं। आज का सारा दिन खराब कर दिया आपने। मुझे लगा आपका ये दोस्त बाकी दोस्तों की तरह अमीर होगा, मगर आप तो इस टूटी फूटी झोपड़ी में मुझे ले आए। आज के बाद मुझे इन गरीबों के घर मत लेकर आना। गरीब ये नहीं बल्कि हमें और मिला, और मेरा ये दोस्त बाकी दोस्तों से ज्यादा अमीर है। वो कैसे? हमारे पास इतनी सारी दौलत है और फिर भी हम उसके घर खाली हाथ चले गए। न फल न मिठाई, न ही कोई उपहार लेकर गए। और दूसरी तरफ मेरा दोस्त मोहन और उसकी पत्नी है, जिनके घर में कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने हमारा अतिथि सत्कार इतने अच्छे से किया। और सुनीता जी के पास मुश्किल से 4 साड़ियां भी नहीं होंगी, फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर दे दिया। अब तुम ही बताओ, इन लोगों से ज्यादा अमीर कौन है भला? ये बात तो आपने सही कही। अब मुझे उनकी अहमियत समझ आ रही है। इसके अगले दिन उर्मिला मोहन और उसकी पत्नी के लिए फल, मिठाई और कपड़े लेकर जाती है और अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है। असल में अमीर वही इंसान है जिसका दिल बड़ा होता है। कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि मुझ जैसे पढ़े लिखे लड़के को ऐसे मजदूरों की तरह काम करना पड़ेगा। ये गरीबी भी इंसान को क्या क्या करने पर मजबूर कर देती है ना। ये है महेश, जो है तो पढ़ा लिखा, फिर भी मजदूर मिस्त्री का काम कर रहा है। तभी उसका ठेकेदार चमन कहता है, महेश जा वो सामने से 20 घमेले रेती लेकर आ। महेश कड़ाके की धूप में सामने रखी रेती लाकर मिस्त्रियों को देता जाता है। तभी शाम तक कड़ी मजदूरी करने के बाद महेश को 300 रुपए रोज दिहाड़ी मिल जाती है। इन 300 रुपए को पाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ा मुझे। कल भी आएगा ना महेश काम पर? जी ठेकेदार साहब। तभी महेश उसी गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में उसके अपाहिज बीमार माता पिता हिमानी और सरोज चारपाई पर लेटे हुए थे। हिमानी और सरोज दोनों का एक एक पैर नहीं था और महेश की छोटी बहन साधना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। महेश का ये घर बहुत ही छोटा था। अंकुश आया नहीं साधना? नहीं भैया। बेटा तुझे कोई काम मिला? हाँ माँ मिला। तभी घर में महेश का छोटा भाई अंकुश आता है। अंकुश उसी गांव में एक बड़ी सी दुकान पर नौकर का काम करता है, जिसकी आमदनी केवल 100 रुपए रोज की है, क्योंकि अंकुश पढ़ा लिखा नहीं है। महेश अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। कुछ महीने पहले एक कार सड़क दुर्घटना में हिमानी और सरोज ने अपना एक एक पैर गंवा दिया था और जब से वो अपाहिज बनकर घर में बैठे हैं और तब से दोनों ही एक जानलेवा खतरनाक बीमारी का शिकार बन चुके हैं। अंकुश अब हम दोनों को अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे जमा करने होंगे। माँ बाबा का इलाज करवाना बहुत जरूरी है। महेश ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वो नौकरी के लिए आगे और पढ़ाई करना चाहता था, पर गरीबी के चलते उसे अपनी पढ़ाई रोककर इस मजदूरी के काम में लगना पड़ा। घर में केवल 400 रुपए रोज आ रहे हैं भैया, इसमें हम क्या करेंगे? माँ बाबा की दवाई इतनी महंगी आती है, मकान का किराया है, बिजली का बिल और घर का राशन। 400 रुपए रोज से हम क्या क्या करेंगे भाई? भगवान जी पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। परिवार में परेशानियां बहुत हैं, कमाई कम है और खर्चा बहुत ज्यादा। थोड़ी देर बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई अपने काम पर चले जाते हैं। अब इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। महेश और अंकुश दोनों भाइयों को इतनी परेशानी में अपने परिवार का गुजारा चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। एक शाम
महेश अपने काम से घर आ रहा था, तभी रास्ते में उसे उसका बचपन का दोस्त अजय मिलता है। और महेश, क्या हाल है? ठीक हूँ भाई, तू बता, तू कैसा है? मैं 2 दिन बाद दुबई जा रहा हूँ। मेरे काका के बेटे ने मुझे दुबई में बहुत अच्छा काम दिला दिया और उस काम के मुझे 80,000 रुपए महीना मिलने वाले हैं। क्या दुबई में काम के इतने पैसे मिलते हैं? हाँ भाई, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की वहाँ बहुत कदर है। मैं तो कहता हूँ कि तू भी दुबई चल, 1 साल में तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़े समय बाद महेश घर आता है। बात तो अजय ने ठीक कही। अगर मैं सच में दुबई जाकर काम करूंगा तो मेरी अच्छी कमाई होने लगेगी वहाँ, और बहुत जल्द मैं अपने परिवार की गरीबी दूर कर पाऊंगा। क्या सोच रहा है महेश बेटा? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दुबई चला जाता हूँ। मेरा दोस्त अजय बता रहा था कि वहाँ काम करने के महीने के 80,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। माँ, अपने ऊपर इस समय बहुत परेशानी है, मुझे वहाँ जाने दीजिए ना। कुछ ही महीनों में हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपका और माँ का इलाज भी हो जाएगा, साधना की शादी भी हो जाएगी। तभी हिमानी और सरोज महेश को दुबई जाने की अनुमति दे देते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में महेश अपना पासपोर्ट बनवाकर दुबई चला जाता है। अब वहाँ आकर वो सबसे पहले एक काम तलाश करता है, तो उसे एक रेस्टोरेंट में खाना डिलीवर करने का काम मिल जाता है। चलो, काम तो मुझे मिल गया, अब रहने के लिए कोई मकान देख लेता हूँ। महेश को लोगों के घर जाकर खाना देने का काम मिला था, इसलिए वो रेस्टोरेंट में ही सोता है और रोज कंपनी की बाइक पर दुबई शहर में घूम घूम कर लोगों के घर जाकर खाना डिलीवर करता है। कुछ दिन बाद महेश को दुबई में एक इंडियन लड़की अपना मकान किराए पर देती है। उस लड़की का नाम नेहा है, जो दुबई में ही रहती है। आपको इंडियन रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए महीना मकान का किराया देना होगा। जी मेम साहब। ये मकान काफी छोटा था, जिसमें केवल एक बेड जितनी ही जगह थी। रात का समय महेश अपने कमरे में था। अब बहुत जल्द हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद महेश रोज रोज खाना डिलीवरी का काम करने लगा। करीब 1 महीना बीत जाता है। एक शाम महेश को रेस्टोरेंट से उसके काम की 1 महीने की आमदनी इंडियन पैसों के हिसाब से 60,000 रुपए मिल जाती है। इतने पैसों में तो माँ बाबा का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैं कल ही ये पैसे इंडिया अपने घर भेज दूंगा। महेश, आज का ये आखिरी खाना डिलीवर करना है, तुम घर जाते जाते खाना डिलीवर कर दो। महेश बाइक पर खाना लेकर एक बड़े से घर के बाहर आता है। मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, कहीं पैसे गिर ना जाए। महेश उस घर के दरवाजे के पास आता है तो दरवाजा खुला था और अंदर से एक बच्ची के चीखने रोने की आवाज आ रही थी। अरे, ये बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? महेश अंदर देखता है तो अंदर घर में भयानक आग लगी हुई थी और एक छोटी बच्ची आग के बीच में खड़ी रो रही थी। आग? महेश उस बच्ची को बचाने के लिए घर के अंदर आता है। उस बच्ची को थोड़ी आग लग चुकी थी, तभी उसे बचाने के चक्कर में महेश की जेब से 60,000 रुपए आग में गिर जाते हैं और वो सारे पैसे जलकर खाक हो जाते हैं। तभी महेश बच्ची को बाहर लेकर आता है। मेरे सारे पैसे जल गए। थोड़े समय बाद महेश अपने मकान में आता है और बेड पर बैठकर रोने लगता है। इतनी मेहनत से मैंने पैसे कमाए भगवान जी, और वो सारे पैसे आग में जल गए। महेश बहुत रोता है। अगले दिन वो फिर से रेस्टोरेंट में आता है। महेश, मैं आज से रेस्टोरेंट बंद कर रहा हूँ, इसीलिए तुम कहीं और जाकर काम देख लो। ये सुनकर महेश और दुखी हो जाता है और वो अपने रूम पर चला आता है। पहले पैसे चले गए और अब काम भी चला गया, अब क्या करूँगा मैं यहाँ? तभी मकान मालिक नेहा वहाँ आती है। महेश ये सुनकर दुखी हो जाता है। तभी वो नेहा को सारी बात बताता है। मैं यहाँ अपने परिवार की गरीबी दूर करने आया था, पर यहाँ आकर तो मैं और बर्बाद हो गया। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे कराऊंगा, कैसे अपनी बहन की शादी कराऊंगा? महेश की बातें सुनकर नेहा की भी आंखें नम हो जाती हैं। कोई अपने परिवार के लिए ऐसा भी संघर्ष करता है कि आज मैंने देखा। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मैं एक अनाथ हूँ महेश जी, सालों से मैं इस शहर में अकेली ही रह रही हूँ। तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी शादी हो चुकी है महेश जी, मैं कभी माँ नहीं बन सकती और इस वजह से मेरे पति हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए अब दूसरी शादी करने से मुझे डर लगता है कि कहीं वो भी मेरे पहले वाले पति की तरह मुझे छोड़कर चला गया तो। ऐसा नहीं है, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी परेशानी समझते हैं। कोई नहीं है ऐसा महेश जी। अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। अच्छा, तो आप ही कर लीजिए मुझसे शादी। ये सुनकर महेश शर्मा जाता है। अगर आपको खुशी देने में मुझे ये करना पड़े तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों की मजेदार और प्यारी बात होकर आती हैं।